स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बितलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन को शुभ सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मात्र अभिमान, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में एस्पस की प्रोफेसर सुषमा ओझा मैडम उपस्थित हैं, वो हमारी गुरु रही हैं, उनका स्वागत है। आज फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खमका सर के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और उनके ऋणी हैं। उनकी वजह से ही संस्थान आज इस रूप में प्रस्तुत है, आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो उसी रूप में। हम मैडम सुषमा ओझा जो हमारी प्रोफेसर रही हैं, हमारे गुरु रही हैं, उनके भी कृतज्ञ हैं, जिनकी वजह से हम एक्यूप्रेशर में हमने ज्वाइन किया और एक्यूप्रेशर पे हमको उनका बेसिक नॉलेज दिया, जिसकी वजह से हमको आकर्षण हुआ। उनके भी हम ऋणी हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से भी ये विधा जो कम अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः
शुभना मैम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको आज के जो लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 6 पर हमारा चैप्टर 9 है यांग रेगुलेटरी वेसल, इस पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे मैडम। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार सबको। धन्यवाद सर आपका। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक है मैम। है, मौसम चेंज हो रहा है। हाँ मैम बिल्कुल, 2 दिन कभी से पूरा हाँ, कल मुझे 2 भी दिन फीवर आ गया था। कल मुझे फीवर आ गया था, 100 हो गया था फीवर, लेकिन मैंने पॉइंट वगैरह लगाया तो आज ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। फीवर तो नहीं है अब, लेकिन कल हो गया था फीवर, अब ठीक है हम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6 में चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 123, यांग रेगुलेटिंग वेसल, जिसको यांग वी मो भी कहा जाता है। 2 इसके नाम है, यहाँ पे यांग वी मो नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको आप लिख लीजिए कि यांग रेगुलेटिंग वेसल को यांग वी मो भी कहा जाता है। और ये जो वेसल है, ये सारे जो यांग मेरिडियंस हैं, कौन कौन से हमारे यांग मेरिडियंस हैं? ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना? और कौन से हैं यांग मेरिडियंस? 6 यांग मेरिडियंस है ना? कौन कौन से? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबको ये यांग रेगुलेटिंग वेसल कनेक्ट करते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए जितने भी हमारे यांग मेरिडियंस हैं वो लगातार काम नहीं करते, जब उनके पास काम आता है तो ही वो करते हैं। और जितने हमारे इन मेरिडियंस हैं वो जब से हमने जन्म लिया जब तक हम चले नहीं जाएंगे तब तक ये लगातार काम करते रहेंगे। तो इन मेरिडियंस मतलब लगातार काम करते हैं, और यांग मेरिडियंस का मतलब होता है जब काम आया तो किया, नहीं तो आराम से हैं वो लोग। तो ये जितना भी हमारे यांग मेरिडियंस हैं, यही यांग रेगुलेटिंग वेसल या यांग वी मो के नाम से इसे जाना जाता है। ये सारे यांग मेरिडियंस को कनेक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, आपने TW5 और गॉल ब्लैडर 41 पढ़ा था, लेकिन वहां पे क्या था? गॉल ब्लैडर 41 आपका मास्टर पॉइंट था और TW5 आपका कपल्ड पॉइंट था। देखिए, पॉइंट तो वही है, लेकिन वहां पे गॉल ब्लैडर 41 को मास्टर पॉइंट बताया गया था और TW5 को कपल्ड पॉइंट बताया गया था। लेकिन यहाँ पे यांग रेगुलेटिंग वेसल में मास्टर पॉइंट क्या है? TW5 है, और कपल्ड पॉइंट क्या है? गॉल ब्लैडर 41। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? UB63 से या फिर UB57, और इसका डिक्लेफ्ट पॉइंट क्या है? गॉल ब्लैडर 35। अगेन द सेम प्रोटोकॉल, अगर मेल मरीज है तो उसका TW5 लेफ्ट साइड लगेगा और राइट साइड लगेगा गॉल ब्लैडर 41। अगर फीमेल है तो उसका TW5 पॉइंट जो है राइट साइड लगेगा और गॉल ब्लैडर 41 लेफ्ट साइड लगेगा। अब ये यांग रेगुलेटिंग वेसल कौन से हमारे जो बॉडी की एरिया है उसको इन्फ्लुएंस करता है? सबसे पहले ये हमारे लेटरल हेड यानी साइड के हेड को प्रभावित करता है। हमारा जो साइड के जो लेग है, नेक है, मैंने जितने भी लेटरल साइड है, ईयर्स के, बॉडी के, लेग्स के, नेक के या हेड के। लेटरल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल? साइड, साइड के। एक्चुअली हम लोग नॉर्मल वे में इसको साइड बोलते हैं, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म में जाते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं? लेटरल वे, यानी साइड के वे के मतलब हेड को भी, आपके लेग के एरिया को भी, आपके नेक एरिया को भी, आपके बॉडी, पूरे बॉडी का जो लेटरल साइड है, आपके ईयर्स हैं दोनों, यहाँ पे ये काम करता है। और इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन कौन सा है? थायराइड ग्लैंड वेसल। थायराइड को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि थायराइड एक तरह से हमारे गले में ग्रंथि है,
जो एक थायरोक्सिन नाम का क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। लेकिन अगर हम बात करें थायराइड की, तो यही थायराइड हमारे अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से ये थायराइड ग्लैंड गवर्न होता है। ये पहले हम लोग को नहीं मालूम था। हम लोग को क्या पता था कि एक सिंपल सा ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर है, इसका नाम, ये क्या करेगा, एक तरह का कोई हार्मोन सिक्रीट करता है बस। लेकिन नहीं, ये हमारे अंदर के जो ब्रेन के अंदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये करता क्या है, ये हर ऑर्गन के जो भी कार्य प्रणाली है, मतलब हार्ट को इतनी बार धड़कना चाहिए, लंग्स को ऐसे काम करना चाहिए, ये सारा वो फंक्शन, क्योंकि ये सारा क्या है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अंदर हमारा हार्ट कैसे धड़क रहा है, हमारा लंग्स कैसे काम कर रहा है, हमारा लीवर कैसे काम कर रहा है, इसमें हमारी कोई पकड़ नहीं है। ये नहीं कि अच्छा हार्ट भाई अभी थोड़ा देर आराम कर लो, लंग्स भाई थोड़ा, नहीं, हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये सारा वैसा मूवमेंट है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो यही थायराइड है जो अंदर के सारे हमारे फंक्शंस, यानी जितने भी हमारे ऑर्गन के फंक्शंस है, उसको गवर्न करता है, यही थायराइड। इसलिए अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट से मिले हो तो क्या बताते हैं, क्या बताते हैं वो लोग, हाइपोथायराइड के पेशेंट लोग क्या बताते हैं, लिथार्जी लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, कमजोरी लग रही है, इतना हम खाते हैं क्या हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगता है। आजकल हाइपोथायराइड क्या हो गया, जनरल हो गया। जैसे हम लोग हर सब्जी में आलू डालते हैं, उसी तरह थायराइड अब जनरल चीज, हर 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति को तो थायराइड होगा ही होगा, वो थायरोनॉर्म गोली खाता ही होगा। तो ये जो है आपका यांग रेगुलेटिंग वेसल, ये हमारे थायराइड फंक्शन को भी ठीक करेगा। अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारे थायराइड फंक्शन को भी ठीक करेगा। अब इसका एनर्जी मूवमेंट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये जो है यांग रेगुलेटिंग वेसल, ये जितने भी हमारे एनर्जी जो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उसको ये यांग रेगुलेटिंग वेसल कंट्रोल करता है। और यहाँ पे लिखा है, इट ऑल्सो ट्रीट्स द रेबेलियस यांग क्यू। व्हाट इज रेबेलियस यांग क्यू, यानी किसी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है, बेमतलब का, कोई इसका कारण नहीं है, लेकिन तो उसको क्या बोलते हैं, रिबेलियस क्वी, यानी वो मैडनेस की तरह हो गया। मतलब जैसे मैड, मतलब जो आप पागल व्यक्ति को देखते हैं, हमेशा चिल्लाना और गुस्सा करना, और फिर वो व्यक्ति क्या बताएगा कि हमको बहुत ज्यादा सिर दर्द भी है, माने सीवियर हेडेक है। तो ये यांग रेगुलेटिंग वेसल हमारे जितने भी डाउमेंट मूवमेंट है एनर्जी के, उसको कंट्रोल करता है। अब इसका हम लोग पाथवे देख लें यांग रेगुलेटिंग वेसल के। ये UB63 से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये बाहर बाहर एक्सटीरियर साइड ऑफ लेग, हमारा हाइपोगैस्ट्रियम, यानी साइड के जो हमारे फ्लैंक्स है, इसको हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं, और ये रीब से लेके शोल्डर्स तक जा रहा है। और वैसे तो ये अपना पाथ चेंज कर रहा है, लेकिन ये हमारे नेक एरिया से लेके हेड एरिया तक बैक साइड जा रहा है। तो ये कौन से पॉइंट को टच कर रहा है, UB63, गॉल ब्लैडर 35, TW13, TW15, LI14, गॉल ब्लैडर 21, SI10, गॉल ब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 15, 16, 19, 18, 17, ये सारे को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्सटीरियर साइड ऑफ द बॉडी में ये जा रहा है यांग रेगुलेटिंग वेसल। ठीक है, अब इसका काम क्या है हमारे शरीर में, या हम इसको क्यों एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम क्यों ले, इसको क्यों ले। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे हमारे जितने भी यांग मेरेडियंस है उसको ये कनेक्ट कर रहा है। और सेकेंडली क्या बताया,
जो हमारे एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं, जैसे बाहर का मौसम आप देख रहे हैं, अब जो दिल्ली नोएडा में रह रहा है वो जान ही रहा है कितना यहाँ पे क्या है, दिल्ली नोएडा में रह रहा है तो क्या हो रहा है, कितना स्मॉग है, कितना पोल्यूशन है। आप सुबह निकल जाइए तो इतना स्मॉग लग रहा है जैसे कि ठंडियों में लगता है, जैसे बदली बदली जैसा लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर के अंदर बॉडी अटैक करेगा। तो जैसे ये अटैक करेगा ये पैथोलॉजी फैक्टर, तो कभी हम लोग को गले में खराश लगेगी, कभी सर्दी जुकाम, छींके आना, बुखार हो जाना। कल बता रहे थे कि हमारे दिल्ली नोएडा का था सेक्टर 55 का एयर जो था वो 500 था, 500। बिटिया ने मैसेज किया कि मम्मी आप और पापा जाके एयर प्यूरिफायर चला के बैठिए कमरे में, आप लोग कहीं बाहर मत निकलिएगा, ठीक है। और ये ज्यादा करके ओल्ड एज पर्सन को ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है, एयर जो है पॉल्यूटेड हो रहा है, ये ज्यादा करके जो सीनियर लोग हैं उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इवन अब हम 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़े थे कि जो सीनियर लोग हैं जो चलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो अपना मॉर्निंग वॉक बंद कर दें, दोपहर में जब धूप निकले तब जाके थोड़ा सा वॉक कर ले, लेकिन सुबह शाम बिल्कुल ना निकले। क्यों ना निकले, क्योंकि सारा जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो शरीर के अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा हमारे ऑर्गन को। तो यहाँ पे 3 तरह का स्टेज दिया गया है। फर्स्ट स्टेज को दिया गया है ग्रेटर यांग स्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो अटैक करेगा पैथोजेनिक फैक्टर वो हमारे एसआई और यूबी पे अटैक करेगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और यूनि ब्लैडर पे अटैक करेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और यूनि ब्लैडर इफेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज क्या बताया है, जिसका नाम दिया है ब्राइट यांग स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, एलआई और स्टमक को इफेक्ट करेगा। तो ज्यादा करके इस मौसम में देखा जा रहा है कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हो जा रही इस मतलब काल में। और स्टमक यानी वही पेट फूला फूला रहना, भूख नहीं लगना, है ना। तो यहाँ पे 3 स्टेज भी बताएंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या बताया है कि एसआई यूबी को इफेक्ट कर रहा है। सेकंड स्टेज में क्या बताया है, एलआई और एसटी को इफेक्ट कर रहा है। और जब थर्ड स्टेज में आदमी पहुंच रहा है तो डेट इज कॉल्ड एज लेसर यांग स्टेज, यानी हमारे ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर को इफेक्ट कर रहा है। तो जब इन 3 स्टेज पे इफेक्ट करने पे जो एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर यानी जो बाहरी वातावरण है उसका उपचार अगर हमें करना है, मतलब आज की डेट में अगर हम उपचार करना है तो हमें यांग रेगुलेटिंग वेसल को लेना है, यानी TW5 और गॉल ब्लैडर 41। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो क्या करेगा, जितने भी बाहरी वातावरण यानी जो पॉल्यूटेड है वो क्या करेगा, हमको स्वस्थ रखेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे जैसे मुझे कल फीवर हो गया था, फीवर आना, हाइड्रोपोनिक एरिया में भारीपन लगना, चिल्स एंड फिर यानी ठंड लेके बुखार आना, भूख नहीं लगना, गला जैसे हमेशा अंदर लगेगा जैसे सूखा सूखा गला है, वॉमिटिंग जैसे लग रहा है। अगर हम कुछ खा रहे हैं, मतलब खा क्या रहे हैं, वैसे भी मुंह कड़वा कड़वा जैसे करेला खाया हुआ वैसा लगना, ब्लर्ड विजन यानी धूमिल दृष्टि दिखना। अगर हम उनका जीभ देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक सफेद परत दिखेगी जीभ के ऊपर। और अगर हम उनका नापेंगे ये पल्स तो क्या दिखेगा, वायरी पल्स यानी सूत समान नाड़ी दिखेगी, यानी वहां पे ठीक से पल्स रेट भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जो हमारे एक्सटीरियर या जो पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं उसने क्या किया है, हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को, हमारे अंदरूनी बॉडी को अफेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, कभी हम लोग को ठंड लगेगी, कभी बुखार आ जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मौसम बदल रहा है। तो यहाँ पे ये यांग रेगुलेटिंग वेसल काम करेगा, ठीक है। अब यांग रेगुलेटिंग वेसल
वहां भी काम कर रहा है, जहां पे बताए क्या बता रहा है कि यांग रेगुलेटिंग वेसल्स ये हमारे साइड यानी जो भी बॉडी साइड्स ऑफ द बॉडी है वहां पे ये काम कर रहा है। कैसे? जैसे हमारे हाइपोट्रोनिक एरिया में दर्द हो रहा है, हमारे लेटरल पैर में दर्द हो रहा है, साइड नेक में दर्द हो रहा है। इवन ये जो यांग रेगुलेटिंग वेसल, इट इज अ वेरी, लिख लीजिए आप, इट इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट फॉर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब आप लोग समझते हैं? अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग, कार हमारे पास है तो हिलती है ना कार एकदम, तो क्या बोलते हैं, अगर आप जाएंगे वहां पे कार सर्विसिंग के लिए जाएंगे तो क्या बोलते हैं? कार में अलाइनमेंट खराब हो गया है, अलाइनमेंट की जरूरत है। तो यही आपका यांग रेगुलेटिंग वेसल। अगर हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करें तो वहां पे आई थिंक बोथ टो के सॉरी बोथ पैर के स्मॉल फिंगर में शायद जहां नापते हैं ना, कंधा नापते हैं, जो कंधा ऊंचा है उस कंधे में अलग, मतलब पैर में वो पॉइंट लगाते हैं। लेकिन अगर आपको अपना अलाइनमेंट ठीक करना है तो यही पॉइंट है। गॉल ब्लैडर 41 आपका क्या हो गया? कपल्ड पॉइंट हो गया, और TW5 क्या हो गया आपका? मास्टर पॉइंट हो गया। इवन ये हमारे साइटिका को भी ठीक करता है। तो साइटिका में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? हमारे जो सेक्रम एरिया है वहां पे दर्द करता है, और जो हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन है जहां से जा रहा है वहां के लेटरल साइड में दर्द करता है। अच्छा, पेज नंबर 124 पे जरा आइए, देखिए यहाँ पे कैसे दिखाया गया है कि यांग रेगुलेटिंग वेसल ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि गवर्निंग वेसल 15 और गवर्निंग वेसल 16 ये भी इसमें इंक्लूड है यांग रेगुलेटिंग वेसल में। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा था कि मास्टर पॉइंट TW5 है, कपल पॉइंट गॉल ब्लैडर 41 है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? UB63 और UB57, और दी क्लेफ्ट पॉइंट क्या है? गॉल ब्लैडर 35। तो आपने देखा ये सब चित्र? ये देखिए पूरा ये बता रहे हैं ना, एक कंधे से होते हुए और पूरा एक सीरीज बना है पूरे पॉइंट का। यहाँ पे पेज नंबर 123 पे देखिए, ST8 पे जाके ये खत्म हो रहा है यांग रेगुलेटिंग वेसल। तो ये साइटिका में भी आराम मिलता है, ये हमारे जो बॉडी अलाइनमेंट है उसमें भी आराम मिलता है, और हमारा जो लेटरल नी है यानी जो साइड का जो हमारा घुटना है उसमें भी अगर दर्द हो तो ये यांग रेगुलेटिंग वेसल ट्रीटमेंट बहुत आरामदेह है। गॉल ब्लैडर चैनल के, जहाँ पे गॉल ब्लैडर का चैनल है, लेटरल नी है, वहां पे ये यांग नियमक उपचार ये चाहता है। अब देखिए यहाँ पे समझाया गया है कि व्हाट इज, मैम इसके हाँ मैम एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ हाँ पूछिए। मैम इसमें जो इसका पाथवे है उसमें इसका मास्टर पॉइंट TW5 और GB41 तो कहीं नहीं आ रहा है, इसके पाथवे में वो नहीं होगा? खाली एक दिखाया है कि कैसे कैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है? ये कहाँ से ये मूव कर रहा है, कहाँ पे जाके शुरुआत हो रही है, कहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है। जरूरी नहीं है कि TW5 गॉल ब्लैडर 41 नहीं दिखाया तो नहीं, यहाँ पे एक यांग रेगुलेटिंग वेसल का एक पाथवे दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ठीक, अब जो है देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था अलाइनमेंट की बात हुई थी, तो वही कि अगर वैसे तो इलाहाबाद में कंधा देख के मतलब सीधे खड़ा कर देते हैं मरीज को, और जो कंधा ऊंचा होता है उसके वही बताते हैं कि अलाइनमेंट गड़बड़ है, या तो फिर क्या करते हैं मरीज को लेटा देते हैं और दोनों अंगूठा नापते हैं। तो कहते हैं कि अगर एक पैर लंबा हो दूसरे पैर से तो यहाँ पे ये यांग रेगुलेटिंग वेसल यहाँ पे काम करेगा। तो लिखा है कि इफ राइट लेग इज लॉन्गर, यानी दाहिना पैर बड़ा हो दोनों के लिए, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए, तो हम TW5 राइट साइड देंगे, गॉल ब्लैडर 41 लेफ्ट साइड देंगे, SI3 लेफ्ट एंड राइट, एंड UB62 लेफ्ट एंड राइट। सिर्फ खाली किसके लिए?
जब हम अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तब वहां पे राइट और लेफ्ट हम भूल जाएंगे। जो प्रोटोकॉल में बताते हैं ना कि ये प्रोटोकॉल मेल को लेफ्ट साइड देता है, ये प्रोटोकॉल फीमेल को राइट साइड देते हैं, वो तो देना ही देना है। लेकिन जब हम सिर्फ अलाइनमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल, तो अगर दाहिना पैर बड़ा है तो TW5 राइट साइड दोनों को देंगे, गॉल ब्लैडर 41 लेफ्ट साइड देंगे, SI3 दोनों तरफ देंगे, UB62 दोनों तरफ देंगे। लेकिन मैम उधर राइट वाला कंधा झुका भी होगा। हाँ अगर राइट लेग लॉन्गर है तो हाँ उसका कंधा झुका होगा। झुका होगा, जी, ठीक है। हाँ ये सिम्टम। हाँ, अगर लेफ्ट लेग लॉन्गर है तो लेफ्ट कंधा झुका होगा। हाँ, उसका दाहिना कंधा झुका हुआ होगा, ठीक है। तो TW5 लेफ्ट साइड देना है, गॉल ब्लैडर राइट साइड, UB62 लेफ्ट एंड राइट और SI3 लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है? मैम यही यांग रेगुलेटिंग वेसल हमारे ईयर प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि ईयर प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताया गया है कि लीवर फायर रेजिंग या गॉल ब्लैडर में डिसहार्मनी हो गया है तो ईयर प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया था कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, लीवर कभी भी डेफिशिएंट नहीं होता है, हमेशा उसमें ऊर्जा रहती है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे? टिनिटस यानी कान में आवाजें आएगी, बहरापन लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि लीवर फायर बढ़ गई है या हमारे जो कान का अंदरूनी पार्ट है उसमें इन्फेक्शन आ गया है। तो दो तरह से दिखेगा वो, या तो टिनिटस के रूप में या फिर डेफनेस। डेफनेस का मतलब ये होता है कि कभी कभी सुनाई भी कम पड़ने लगती है या ना के बराबर हो जाती है। तो ये बता रहा है कि लीवर फायर रेजिंग या गॉल ब्लैडर में डिसहार्मनी हो गया है, ठीक है। अब सातवां जो पॉइंट दिया है उसमें क्या लिखा है कि इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी घट जाता है, रक्तचाप भी घट जाता है और माइग्रेन, माइग्रेन का दर्द हो रहा है, और क्या है, वन साइडेड माइग्रेन होता है, यानी दोनों साइड नहीं होगा, वन साइडेड माइग्रेन होगा। तो भी हम ये यांग रेगुलेटिंग वेसल का ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर हमारे जो पार्श्व पैर यानी जो हमारे पिंडलियां, जो पिछली बार एक मैडम ने बताया था पिंडलियां, वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया हो, या काफ मसल्स उसको भी बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा, ये जो हमारे काफ मसल्स हैं ये एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, कुछ इसमें जैसे मसल्स है ना, तो कुछ इसमें सॉफ्टनेस, एकदम सॉफ्टनेस भी नहीं रहना चाहिए, एकदम टाइटनेस भी रहना चाहिए, थोड़ा सा एक जैसे हम छू रहे हैं तो उसमें हल्का सा मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर ये बेकर्स लेग में हो गया या काफ मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे यांग रेगुलेटिंग वेसल काम करेगा। या हमारी हाथ की उंगलियां में टाइटनेस हो जाए, जैसे लिखा है ना चील की तरह पांव की उंगलियों जब टेढ़ी हो कड़ी हो जाती है तो उसे चलाना कठिन हो जाता है, तो ये ईगल टोज बोलते हैं। ईगल टोज यानी बहुत ज्यादा कड़ा हो जा रहा है, मतलब जो मरीज होगा ईगल टोज का वो अपना पैर की उंगलियां भी ठीक से हिला नहीं पाएगा। अगर उसको लिटा के देखेंगे तो उसका एक पैर लंबा होगा, चाहे वो दाहिना पैर होगा चाहे वो बायां पैर होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसे कुछ दिख रहा है इसका मतलब इसको अलाइनमेंट की जरूरत है, यानी जैसे कार का अलाइनमेंट होता है वैसे हमारे शरीर का भी अलाइनमेंट खराब हो गया है, तो उसका भी ट्रीटमेंट जरूरी है। 10वां पॉइंट क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। इसमें क्या होता है कि जो आपके फेस है, जित फेस है उसमें एक तरह का दर्द होने लगता है, और इसको सर ने बताया धमनी प्रदाह भी हो जाए, धमनी प्रदाह यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए या राइटर्स क्रैम्प हो जाए। कभी किसी ने राइटर्स क्रैम्प मरीज देखा है? राइटर्स क्रैम्प मरीज देखा है किसी ने? नहीं देखा है, मैंने देखा है राइटर्स का। एक बार मैं गई थी बांस बरेली गई थी एग्जाम लेने, अरे आज से हमको लग रहा है 10 साल पहले की बात है।
तो वो एक हमारे जान पहचान की थी, उन्होंने कहा मेरी बहन वहां रहती, उनके हस्बैंड को राइटर्स क्रैम्प हुआ है, जरा सा आप जाके वहां पे ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। तो वो ऐसे पकड़ रहे थे पैन, तो अचानक से ऐसे हाथ उनका मिल जा रहा था, अचानक से, जैसे हम लोग हाथ मिला रहे हैं ना, वो ऐसे अपने से मिल जा रहा था। फिर वो अलग करते थे, फिर वो अपने से मिल जाता था। तो फिर हम लोग ने वहां पे उनको ट्रीटमेंट दिया, पता नहीं उसके बाद हम लोग ने उसको फॉलो नहीं किया, वो ठीक हुआ कि नहीं। तो दैट इज राइटर्स क्रैम्प। तो इसमें क्या होता है कि जब आदमी लिखने बैठता है, उसका क्या पावर खत्म हो जाता है, यानी वो अपने से जब अंगूठा और उंगली मिल जा रही, तो वो पेन कैसे पकड़ेगा, कैसे वो लिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है राइटर्स क्रैम्प इज अ लॉस ऑफ पावर to perform certain movements required in writing, telegraphing, instrument playing due to spasmodic action of the concerned muscles। यानी यहाँ मसल्स ही अपने उसमें नहीं है, जैसे हमारे मसल्स यहाँ पे है तो हम लोग के काबू में है, यहाँ पे मसल्स काबू में नहीं, अपने से मिल जा रहा है। तो ये आपका यांग रेगुलेटिंग वेसल राइटर्स क्रैम्प में भी काम करेगा। और ज्यादा करके जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये ज्यादा करके जो नर्व होते हैं फेस को, उसको ही ये मतलब लॉस रहता है वहां पे। कहाँ कहाँ लॉस दिखेगा? ऑप्थेल्मिक, फिर सेकंड डिवीजन हो गया मैक्सिलरी, यानी हमारे जो जबड़े हैं, और तीसरा क्या हो गया मैंडिबुलर, यानी जो हमारे निचले निचले वाले जो जबड़े हैं। मतलब ज्यादा करके जब भी हम न्यूरोलॉजिया की बात करें, वो भी ट्राइजेमिनल, तो ज्यादा करके ये हमारे आंखों में, या फिर हमारे ऊपरी जबड़ों में, या फिर हमारे नीचे वाले जबड़ों में, ये बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं कि अगर किसी को न्यूरोलॉजिया हो गया है तो वो समझ लीजिए वो सह नहीं पाता, इतना तीव्र दर्द होता है अंदर से, क्योंकि वो नर्व नर्व प्रॉब्लम है। देखिए हमारे शरीर में मसल भी है, नर्व भी है, टेंडन्स भी है, लिगामेंट्स भी है। तो ये न्यूरोलॉजिया क्या है? ये नर्व प्रॉब्लम है, यानी नर्व में वो इन्फ्लेमेशन आ जाता है इसके कारण। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है न्यूरोलॉजिया का लेके, तो आप ये यांग रेगुलेटिंग वेसल का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, TW5 एंड गॉल ब्लैडर 41। फिर क्या दिया है? कंधा जब जकड़ जाए, दर्द कंधे के पीछे से आए, और तो यहाँ पे भी ये यांग रेगुलेटिंग वेसल काम करेगा। फिर थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे आर्टरीज में फ्लो कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? जम जा रहे हैं, हमारा सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है ब्लड का, तो वो थ्रोम्बोसिस के रूप में हो जाता है। वो कैसे दिखेगा? वो स्किन पे दिखेगा, यानी अगर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो वो चकत्ते के रूप में, रेड रेड स्पॉट के रूप में दिखेगा थ्रोम्बोसिस। और कभी कभी नाक से भी खून आने लगता है, तब नक्सिर, जिसको कहते हैं नक्सिर फुटना। तो अगर ये हो जाए तो इसका कारण ये यांग रेगुलेटिंग वेसल का ट्रीटमेंट चाह रहा है। बेड वेटिंग होने लगे, हार्ट बर्न होने लगे, आंख में फड़कन होने लगे, तब इसका कारण यांग रेगुलेटिंग वेसल का ट्रीटमेंट मांग रहा है। नब्ज हमारी बढ़ जाए, यानी नब्ज हम अगर पल्स अपना नाप रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिले, बिलनी बहुत हो रहा है आंखों में, बिलनी होने का मतलब ही है कि हमारे आंखों में गर्मी बढ़ गई है, इसके कारण बार बार बिलनी आने। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टाई बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ना? स्टाइल। हाँ स्टाइल। हाँ। तो नब्ज की गति बढ़ जाए या बिलनी तुमको हो जाए, रेटिना में भी सूजन आ जाए, तब ये यांग रेगुलेटिंग वेसल काम आता है। तो देखिए यांग रेगुलेटिंग वेसल कहाँ कहाँ काम आ रहा है? पूरे यांग मेरिडियन को कंट्रोल कर रहा है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है वहां काम करेगा, पैरों में कड़ापन आ गए वहां काम करेगा, और हमारे बॉडी का डिसहार्मनी यानी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है तो वहां काम करेगा। ये जो मौसम चेंज हो रहा है उसके कारण अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल काम करेगा। माइग्रेन हो रहा है, वहां पे ये काम करेगा। और
कंधा अगर जकड़ गया है, दर्द हो रहा है तो यहाँ काम करेगा। बेड वेटिंग है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, नक्सिर फुट रहा है यानी नाक से खून आ रहा है, बेड वेटिंग होने लग जाए, आंख बहुत ज्यादा फड़क रही है। कहते हैं अगर आंख बहुत ज्यादा फड़कती है तो ये बता रहा है कि आगे चल के ये ब्रेन हैमरेज को संकेत दे रहा है, यानी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। नब्ज की गति बढ़ जाए, बिलनी हो जाए, रेटिना में जब सूजन आ जाए, तो इतना सारा, अगर आपको जरूरी नहीं कि सारे प्रॉब्लम्स हों, कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप यांग रेगुलेटिंग वेसल का चुनाव कर सकते हैं। TW5 इज द मास्टर पॉइंट एंड गॉल ब्लैडर 45 इज द कपल पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट है UB63 या UB57 और जी क्लेफ्ट पॉइंट है गॉल ब्लैडर 35। अब यहाँ पे पेज नंबर 128 पे आइए। TW5 कहाँ बताया है? ये यांग साइड है और मरीज है या हम है। अगर मरीज को अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो मरीज का कुन लेंगे। आपने पढ़ा है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, सून, टी सून, कुन पढ़े हैं। तो ये क्या है? दो कुन है। ये हमारा क्या है? रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट के दो कोन ऊपर, यानी मरीज है तो मरीज का दो कोन, यानी उसको पॉइंट लगाना है, या हम लोग को पॉइंट लगाना अपना अपना, तो अपना दो कोन। और ये बीचों बीच है एकदम। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा आपको यहाँ पे एक गड्ढा भी दिखेगा, हल्का सा गड्ढा दिखेगा, जो क्या बोलते हैं, एक तरह का ये लैंडमार्क है। जैसे हम लोग अपने घर का पता देते हैं तो क्या बताते हैं? लैंडमार्क है कि इसके इधर ये है, इसके उधर वो है। तो वैसे ही ये हल्का सा सब लोग अपना अपना रिस्ट जॉइंट के ऊपर देखिए, दो कोन ऊपर रख के देखिए, तो हल्का सा आपको एक गड्ढे की तरह दिखेगा, हल्का सा। बहुत बहुत ज्यादा गड्ढा मतलब बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं, हल्का सा गड्ढा जैसे दिखेगा, तो वहां पे आपका ये TW5 है। और ये इतने सारे जो आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यानी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हो गया, बहरापन लग रहा है, झुकने में या हाथ पैर ऐसे फैलाने में दिक्कत आ रही है, हमारे हाथों के उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में दर्द हो रहा है, या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हेडेक हो रहा है, हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, जॉइंट्स पेन है, माइग्रेन है, हमारा पल्स रैपिड हो गया है, और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हो सकता है हमारी आंखें भी रेड हो, स्वोलन हो, पेनफुल हो। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा रिब केज है उसमें भी, यानी हमारे जो छाती है उसमें भी कभी कभी पेन होने लगता है। और इसमें एक पॉइंट और बताया गया है कि बहुत ज्यादा दर्द, शार्प पेन मतलब बहुत ज्यादा तीव्र दर्द है, कहाँ है? हाथ में और फिंगर्स में। टिनिटस है, कोई चीज हम पकड़ना चाहें हम पकड़ नहीं पा रहे, यानी ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, यानी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो छूट जा रहा है। नाक से खून आना, इवन अगर अगर हम देखें तो कभी कभी क्या होता है, कोई आके मरीज बताता है कि आंख के आगे उनको फ्लोटर्स के रूप में दिख रहा है, यानी कुछ कुछ तैरता हुआ दिख रहा है। कोई कोई आके, सब लोग नहीं बताएंगे, कोई कोई आके बताता है कि आंख के आगे क्या हो रहा है, ऐसे कुछ कुछ कलरफुल फ्लोटर्स के रूप में दिख रहा है। तो अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके पास यही पॉइंट है TW5 एंड गॉल ब्लैडर 41। ठीक है मैम, तो ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आएगा, मतलब उसकी फिंगर में नहीं आएगा, ये आपका इसमें आएगा ना, ये नहीं, रिस्ट के ऊपर आएगा तो मैम वो लाइन वही रहेगी ना, मिडिल फिंगर और हाँ बीचों बीच होगा, हाँ, ओके मैम। बीचों बीच रहे। हल्का सा ना वहां पे एक हल्का सा गड्ढा जैसा, मतलब गड्ढा क्या बोलेंगे, एक तरह का वो लैंड मार्क हम बोल सकते हैं, लैंड मार्क की तरह है वो। और कुछ पूछना है आप लोग को?
मैम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, वैसे इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपने आज बात की टेंडन और लिगामेंट, तो टेंडन और लिगामेंट में फर्क क्या होता है मैम, बताइए। कौन से सेमेस्टर है? कौन से सेमेस्टर में है नीतू? चौथे में है मैम। चौथे में है। आपको क्या पता है टेंडेंस और लिगामेंट्स क्या होता है, बताइए, फिर हम बताएं आपको। टेंडेंस का बहुत ज़्यादा मतलब समझ होता में नहीं है आता है, जो टेंडेंस का मतलब होता है कि जो बोन से बोन को जोड़ रहा है, और लिगामेंट्स क्या होता है, जो बोन के अलावा रहता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। देखिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब कहीं गिर पड़ जा रहा है, तो कहते हैं लिगामेंट टियर हो गया। तो लिगामेंट टियर को जल्दी नहीं ठीक होता है वो। टेंडेंस तो एक बार ठीक भी हो जाता है, लिगामेंट टियर थोड़ा समय लेता है। तो लिगामेंट टियर इज मोर डेंजरस देन, पैर का हड्डी टूट गया वो चलेगा, लेकिन लिगामेंट टियर ठीक होने में समय लगता है। ठीक है, तो यही फर्क होता है टेंडेंस और मतलब लिगामेंट से। मैम मतलब हाँ, लिगामेंट बोन को किससे जोड़ता है? मैम लिगामेंट किससे जोड़ता है? मसल पता को। है लिगामेंट मसल। मसल होता है ना अपने बॉडी में, जी मसल मैम। भी तो है ना। तो बोन को यस मैम। टेंडेंस बोलेंगे, अगर जब आपको मसल के साथ जोड़ रहा है, दैट इज लिगामेंट्स। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू और मैम। कुछ पूछना है आपको? और कुछ पूछना है? मैम जिसके काफ मसल हमेशा बहुत टाइट रहते हो तो उसके लिए एक कौन सा यही पॉइंट देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, टाइट नहीं रहना चाहिए, ये चीज थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। अगर हम अपना काफ मसल दबाएं तो वो टाइट नहीं रहना चाहिए। देखिए, कभी आप बहुत ज्यादा चल लिए, बहुत ज्यादा खड़े होके काम कर लिए, तो इसका मतलब वहां पे सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे दर्द भी करेगा। तो आपको यही पॉइंट लगाना है, TW5 एंड गॉल ब्लैडर 41। ठीक है, मैम मेल के लिए बता दीजिए, मेल को किस साइड लगाना है? मेल अगर है तो लेफ्ट साइड, और फीमेल है तो राइट साइड। ओके मैम, थैंक यू। और कुछ? थैंक यू और कुछ मैम, तो पूछ लीजिए। धन्यवाद मैडम। बहुत लोगों ने जो है काफी एग्जाम के थैंक यू मैम। फोबिया में है सब, एग्जाम फोबिया में सब लोग हैं। और इन लोगों को वीडियो जो निकलेगा उस वीडियो को प्रसारित करें। और हम लोग देखिए, इसमें मैडम ने पूरा डिटेल में बताया, और डिटेल में आप जो समझ रहे जो जितनी बीमारियां हैं, इन बीमारियों के संबंध में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत कारगर है। और ये आवश्यक नहीं कि कोई आप 8 घंटा 10 घंटा ही लगाएं, आप इसको अगर 6 घंटा भी लगाएंगे तो भी ये कारगर होगा, क्योंकि ये वेसल है। और हम लोग इसको प्रचारित करके आपस में इंटरेक्ट करें, एग्जाम के पर्पज से भी और चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी, कि आगे हमको किसी का इलाज करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, और तभी हम लोग सार्थक करेंगे अपने एस्पस के उस मोटो को, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो ऑफ करते हैं, 2 मिनट बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद ठीक है सर, रखें, लीव कर दें? जी। नमस्कार सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। बताया, लेकिन आप लोग ट्रीटमेंट भी करिए, तब हम समझेंगे ना कि अच्छा बताया मैंने।